हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। तो आज अपने इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी जो आज ऐसी दिखती है। ये देखिए हमारा भारत देश कुछ आज ऐसा दिख रहा है, उसके चारों ओर ये पानी जो हमें समुद्र दिख रहा है। तो ये सब जैसा हमें आज दिख रहा है, क्या ये हमेशा से ऐसे ही था? जब हमारी पृथ्वी बनी तो क्या ऐसी ही बनी थी या नहीं? आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स करा, द बिग बैंग थ्योरी करी, नेबुला, गैलेक्सी, स्टार्स के बारे में समझा, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, आउटर ऑब्जेक्ट्स, जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में हमने वो सब कवर करे हैं। इसके अलावा हमने मोशंस ऑफ अर्थ, रोटेशन, रेवोल्यूशन भी करे, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और टाइड्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर्स में। आज हम देखिए अर्थ को जैसे हम आज देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर हम उसे कैटेगराइज करना चाहें तो हम जो ये लैंड पोर्शन है उसको हम कहेंगे लिथोस्फेयर। लिथो मतलब ज़मीन और स्फेयर मतलब गोला। तो ये अर्थ का वो हिस्सा है जिसमें ज़मीन पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। अगर हम जो आसमान में जो गैसेस पाई जाती हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर या एयर वाला जो हिस्सा है। हवा में जितनी भी गैसेस हैं, जो भी हमारा आउटर क्लाउड जैसे बनते हैं और जो भी आउटर लेयर्स हैं, उन सबको एटमॉस्फेयर में काउंट करते हैं। उसके अलावा जो जितना भी हमारी पृथ्वी पे जल पाया जाता है, जहाँ भी, चाहे वो महासागरों में हो, सागरों में हो, या फिर वो माउंटेन्स में हो, ग्लेशियर के फॉर्म में हो, या फिर वो बारिश जो होती है उसमें हो, या वो तालाबों में हो, कहीं भी हो, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। इसमें वाटर बॉडीज़ की बात होती है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, अब इन तीनों को मिला के कहाँ देखा जाएगा? जैसे कि हम या जीव जंतु हमारे जैसे, वो सब क्या इन तीनों पे डिपेंड करते हैं ना, लिथोस्फेयर पे, हाइड्रोस्फेयर पे और एटमॉस्फेयर पे। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फेयर। इन सब के बारे में हम एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बस इतना समझ लेते हैं, अर्थ के जो 4 स्फेयर्स हैं जैसे कि हमें ये आज दिख रहे हैं, तो ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। तो आइए समझते हैं कि अर्थ जो हमारी आज ऐसी दिखती है वो ऐसी कैसे बनी। ओके, देखिए, जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, पिछले वीडियोस में हमने कवर करा है ना कि हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई थी। तो जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, हमारे सन के चारों ओर जो ये गैसेस हैं और मटेरियल जितने भी थे वो मूव करने लगे और वो आपस में जुड़ते गए, जिनको हिंदी में बोलते हैं ग्रहाणु या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेड्यूल्स। ये जो है ना आपस में जुड़ते गए और जुड़ जुड़ के ये प्लैनेट्स बनाते गए। जैसे कुछ ऐसे ये सब आपस में जुड़ते गए और जुड़ के इन्होंने क्या बनाए? प्लैनेट्स बनाए। प्लैनेट्स इनकी फाइनल फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए जब प्लैनेट्स फॉर्म हुए तो इसी तरीके से हमारी पृथ्वी बनी। जब बहुत सारे ग्रहाणु एक दूसरे से जुड़े तो ये क्या हुआ? इनमें गर्मी पैदा हुई, इनमें फ्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से इनमें गर्मी पैदा हुई। तो जो बहुत गर्मी की वजह से क्या हुआ कि जो मेटल्स थे वो क्या हुए? पिघलने शुरू हो गए। इसलिए अर्थ में, हमारी पृथ्वी में कुछ लिक्विड हॉट मोल्टन जैसा, मतलब बहुत ही गर्म कुछ पिघले हुए से पदार्थ भी उसमें होने लगे। तो उसके बाद हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखने लगी, ठीक है। ये बहुत ही गर्म, एक हम बोल सकते हैं कि पिघला हुआ, जैसे कि लोहा होता है, कभी आपने वो देखा हो तो वो भी गरम गरम कुछ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही दिखता है चमकता हुआ सा। तो ये कुछ वैसे ही हुई। इसके बाद क्या हुआ? ये धीरे धीरे ऐसे इसमें जैसे इसमें ये जुड़ते गए और उसके बाद ये हमारी पृथ्वी ऐसी बन गई जो कि हॉट मोल्टन लावा के फॉर्म में थी। धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी और जो मेटल्स थे वो आपस में क्या होने लगे? मूव करने लगे। और उसके बाद ये डिफरेंट लेयर्स बनाने लगे। इसके बाद क्या होता है?
ये जैसे ही थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है, उसके बाद एक और प्रोसेस हो जाता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मून का। जिससे क्या होता है, ये मून के फॉर्मेशन के लिए दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये कहती है कि अर्थ और मून जो है वो एक डम्बल, ऐसे डम्बल टाइप में शेप में थे, और वो मून जो है वो पृथ्वी से यानी हमारी अर्थ से अलग हो गया था, जहाँ पर आज क्या है, जहाँ पर आज पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशियन में जो इतना गहराई है, उसमें जो मैरियाना ट्रेंच है, उसके बारे में यही बताया जाता है। ये एक थ्योरी दी जाती है कि मून वहाँ से फॉर्म हुआ होगा। और दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, एक कुछ जियांट ऐसे प्लैनेट जैसा या कुछ जियांट स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ से टकराया था, तो उसकी वजह से मून फॉर्म हुआ, और अर्थ में जो पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट है वो डेवलप हुआ। और इसके टकराने की वजह से अर्थ में जो है मूवमेंट बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये स्पिन करने लगी बहुत तेज़ी से। और तेज़ी से स्पिन करने से क्या होता है, जब भी हम, जैसे कि हम पानी में रेत डाल के अगर उसको तेज़ी से घुमाते हैं तो क्या होता है, जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे सारी रेत इकट्ठा हो जाएगी, यानी कि भारी चीज़ सेंटर में इकट्ठा हो जाएगी, और जो हल्की चीज़ है वो बाहर की ओर आ जाएंगी। देखा है कभी साबुन वाले पानी में भी ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरीके से कुछ अर्थ के साथ हुआ, जो भी आयरन जैसी जो भारी चीज़ें थी वो सेंटर में आने लगी, जिससे हमने आगे कोर बोला, और उसके बाद उससे हल्की, उसके बाद उससे हल्की, उस तरीके से सबसे आउटर में जो आई वो थी गैसेस। तो इस तरीके से कुछ जो हमारी अर्थ आज लेयर्स के फॉर्म में है। आपने सुना ही होगा कि हमारी अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, और फिर आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे डेवलप हुआ, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि गैसेस जैसे ही बाहर आ रही थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो हल्की गैसेस थी वो आउटर स्पेस में आने लगी, और जो ये इन्होंने क्या बनाया, एक हल्का सा एटमॉस्फेयर बनाया, एक थिन लेयर बनाई। यही हमारा पहला एटमॉस्फेयर था। इसके बाद क्या होता है कि देखिए, सोलर विंड्स की बात हमने करी थी पिछले लेक्चर्स में, कि सन जो है, सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम वाला एटमॉस्फेयर टिक नहीं पाया, और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर धीरे धीरे करके अर्थ में जैसे वो ठंडी होती गई, तो उसमें कुछ ऐसी लेयर्स सी बनती गई, यूँ ऐसे जमती सी गई, और जगह जगह पे ये ब्रेक थी, और जगह जगह पे ये सूखने सी लगी या जमने सी लगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, हमारा दूसरा एटमॉस्फेयर बनता है। अब देखिए, क्योंकि कुछ जगह पे क्या था, लावा जैसा निकल रहा था, यहाँ पे देखिए कुछ जगह पे ये ब्रोकन है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से लावा जैसा निकल रहा है, और लावा से आपको पता ही है कौन सी गैस निकलती है सबसे ज़्यादा, CO2। ठीक है, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अब ये कैसा होने लगा, CO2 वाला एटमॉस्फेयर होने लगा। CO2, अमोनिया, और ये जो H2O आपको दिख रहा है ना, ये जलवाष्प के रूप में, यानी कि वाटर वेपर्स के रूप में ये निकलने लगा। तो अब हमें यहाँ पर CO2 बढ़ने लगी, वाटर वेपर्स बढ़ने लगी, और अमोनिया जैसी गैसेस। तो अब क्या हुआ कि इसके बढ़ने से, वाटर वेपर के बढ़ने से, जो हमारे अर्थ पे लिक्विड, मतलब यानी कि पानी फॉर्म हुआ। ठीक है, और वो जगह जगह भर गया, और उसने ओशियंस बनाए, और उन ओशियंस में अब CO2 की लेवल बहुत बढ़ गया था। ये देखिए, कुछ ऐसे यहाँ से वाटर वेपर्स निकली, उन्होंने क्लाउड फॉर्म करा, क्लाउड से बारिश हुई, और बारिश होके जैसे ये क्लाउड्स ठंडे हुए, कंडेंस हुए, और ये बारिश हो गई। बारिश होने से क्या हुआ, पृथ्वी पर जगह जगह पानी भर गया, और उस पानी में फिर यही प्रोसेस, क्योंकि इंटीरियर तो, अर्थ का इंटीरियर तो गर्म ही था, तो उससे क्या हुआ, ये संवहन के थ्रू ये प्रोसेस फिर से हुआ, ऐसे ही बादल बने, और इस तरीके से हमारा जो है एटमॉस्फेयर बनता गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये हमारे ओशियन बन गए, लैंड बन गई, और एटमॉस्फेयर जो कि आज जैसा है। आज कैसा एटमॉस्फेयर है, O2 रिच वाला है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं कि ये जो पहले जो ओशियंस बने, तो इन पे जब हमारे CO2 रिच एटमॉस्फेयर था, तो ओशियंस में सबसे पहले प्लैंकटन्स, फाइकोप्लैंकटन्स बने। ठीक है, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करा।
फोटोसिंथेसिस में आपको पता ही है क्या होता है, सन से एनर्जी लेते हैं और CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स किस में, O2 में। CO2 से क्या बना देते हैं, O2। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन के लेवल जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब ऑक्सीजन का लेवल इस हद तक बढ़ गया कि वो ओशियंस के बाद एटमॉस्फेयर में भी फैल गई, तब हमारा O2 रिच एटमॉस्फेयर बन गया। जैसे कि आज है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, और फिर कहीं जा कर के कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ही कम है अब तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आज का प्रेजेंट डे का एटमॉस्फेयर है वो बनता है। अब हम आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पे। देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है कि हमारी जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स का इवेंट था, प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब क्या, जो सारी लैंडफॉर्म थी वो स्टार्टिंग में एक जगह थी। ये देखिए, जैसे इसको बोलते थे पेंजिया, और उसके बाद ये अराउंड पहले तो ये कहा जाता था 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन अभी रिसेंट की कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि शायद ये 3.2 बिलियन ईयर्स एगो है, 3.2 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो इसमें क्या हुआ था कि सारा लैंडफॉर्म एक था, फिर वो अलग अलग भागों में टूट गया, और जिससे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स बने। ये जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे ना, तब हम इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे करके हमारी जो अर्थ आज के फॉर्म में है वो बनती है। ओके, अब हम इस पूरे साइकिल को एक बार इस मैप के थ्रू देख लेते हैं। इस पिक्चर से हमें क्लियर है। देखिए, ये है 1, मतलब यहाँ पे बिलियन ईयर्स को दिया गया है, तो ये 1 है, 2 है, और ये 3, और ये 4, ये 5। ठीक है, सबसे पहले सन बनता है तभी तो हमारा सोलर सिस्टम बनता है ना। उसके बाद अर्थ, फिर मून, और मून के बाद ये देखिए प्रोकैरियोटिक्स मतलब कि ऐसे जीव जो सिंगल सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर। ठीक है, जिनकी सेल्स अभी डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होती हैं, ऐसे जीव बनने शुरू हुए कुछ। उसके बाद क्या है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ी, बताया था अभी। उसके बाद यूकैरियोटिक्स बने। फिर यूकैरियोटिक्स मतलब कि जिनमें एक से ज़्यादा डेवलप्ड सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद बने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फिर स्पंजी एंड फंजी, और कोरल्स बने इसके बाद। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये हम एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कहीं ह्यूमन का नंबर कहाँ आता है, कुछ यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। और जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।